हाँ जी। सो अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है उसका नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिडबी। ठीक है, कौन सा, सिडबी। अब इसमें मैंने क्या किया कि चूंकि ये थोड़ा सा आपके लिए बोर होता है, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन कर दिया है। उतना ही अगर हम देख लेंगे तो हमारे एग्जाम के हिसाब से दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बीच में अगर कहीं पे कंसेप्चुअल वर्ड्स आते हैं तो वो वर्ड्स आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। चलिए ठीक है साहब, सबसे पहली बात, अगर ये सिडबी के बारे में बात की जाए, नाम क्या है, एस मतलब स्मॉल, आई मतलब इंडस्ट्रियल, डी मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो MSME लेवल पे काम करती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल पे, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इस बैंक को यहां पे क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जो कि 2 अप्रैल 1990 को किया। ठीक है, एंड इवन इसके लिए भी अलग से एक एक्ट जो है वो बनाया गया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। जैसे IFCI के लिए अलग से एक्ट बना था, वैसे ही सिडबी के लिए भी क्या बनाया गया, अलग से एक्ट जो है वो बनाया गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसके काम की बात करो, मतलब किस तरीके से ये काम करता था, कौन सा इसका मेन रोल क्या हुआ करता था, रोल क्या था, इट वर्क एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल मतलब मेन क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, किस चीज के लिए, टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME एंटरप्राइज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है साहब। फिर उसके बाद देखिए आगे जो ये वाला पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सब बोले, बिकॉज ऑफ द सिडबीज इनिशिएटिव्स, क्या हुआ कि सर कंट्री का जो गोल था, हमारी कंट्री का, नेशन का जो गोल था, क्या कि पॉवर्टी को हटाना है, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन जो बनते हैं, लोग जो फैक्ट्री वगैरह डालते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा देना है, उसको हेल्प करना है। काइंडलिंग करने का मतलब क्या होता है, हेल्प करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या फिर कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको बढ़ाने के हिसाब से क्या किया गया, सिडबी ने इनिशिएटिव जो है वो लिए। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। कितने साल से काम कर रहा है, पिछले 25 साल से ये काम कर रहा है। कितने साल से, पिछले 25 साल से। 25 क्यों, अगर मैं यहाँ 1990 से काउंट करूंगा तो 1990 से लेके अभी तक का आप आराम से देख लीजिए, मेरे हिसाब से तकरीबन 30 से भी ऊपर साल हो चुके हैं। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसके इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो इन्होंने यहां कुल मिला के 6 से 7 इनिशिएटिव आपको यहां पे बताए हैं जो कि सिडबी ने किए। सबसे पहला क्या कि सर, अगर बोले आप MSMEs के लिए बात करते हैं तो कुल मिला के 5.40 लाख करोड़, कितना, 5.40 लाख करोड़ रुपया जो है वो किन लोगों को प्रोवाइड किया, ऐसी इंडस्ट्री को दिया जो या तो माइक्रो में काम करते थे, या तो स्मॉल में काम करते थे, और या फिर मीडियम सेगमेंट में काम वो लोग करते थे, जिसकी वजह से तकरीबन 360 लाख लोग या एंटरप्राइज जो हैं उनको क्या मिला, यहां पे बेनिफिट मिला। ठीक है, अगर आप सिडबी के ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं तो पूरे कंट्री में इसके कितने ब्रांच है, 80 ब्रांचेस के आसपास हैं, और ये 80 ब्रांच जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, इनके थ्रू इतने सारे लोगों की हेल्प जो है वो करी गई। और हाँ, एक बात और, आपका जो सिडबी बैंक है उसने दूसरे बैंक्स के साथ में भी एसोसिएट किया, और सारे बैंक मिला के अगर आप बात करोगे तो 1.25 लाख ब्रांचेस हैं। ठीक है, और उनके थ्रू जहां पे भी MSME एंटरप्राइजेस हैं उन तक फाइनेंस जो है उसको पहुंचाने का काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन अगर आप लोन की बात करते हैं तो कुल मिला के जो क्वासी इक्विटी एग्रीगेटिंग है, दैट इज 13,689 करोड़, जिससे कि अगेन 356 लाख डिसएडवांटेज्ड पीपल जो हैं, कौन से लोग, ऐसे लोग जो कि बैकवर्ड रीजन में आते हैं, रूरल रीजन में आते हैं, डिसएडवांटेज वाले जो पीपल हैं उनको यहां पे क्या किया, बेनिफिट प्रोवाइड किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोर्टिंग मोर देन 1.16 लाख बडिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, ताकि स्किल्स वगैरह जो है वो सब वो उनका डेवलप कर सके। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में अगला पॉइंट नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज कि सर डेवलपिंग पैशनेट पूल ऑफ 1000+ प्रोफेशनल्स, 1000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को यहां पे क्या किया, डेवलप किया, जिसमें से 22% क्या है, वुमेन। 1000 में से 220 क्या है, वुमेन है। एंड अगर आप 1000 में से
40% की बात करते हैं तो वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि SC ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं। गॉट द पॉइंट। तो सर स्मॉल अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, मीडियम इंडस्ट्री की बात अगर आप करते हैं तो उसके लिए सिडबी जो है वो काइंड ऑफ एक वरदान के तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। ठीक है साहब। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को एक बार देख सकते हैं कि अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, सिडबी के बारे में, तो उसकी जर्नी जो है वो कैसी क्या रही। सबसे पहले 1990 में सिडबी को सेटअप किया गया, फिर उसके बाद 1994 में फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लीड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज बनाई गई 1995 में, दैट इज टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज विच कन्वर्टेड इनटू इंडिया SME टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद में सिडबी का वेंचर कैपिटल लिमिटेड, मतलब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये सिडबी वाली जो कंपनी है वो बनी, फिर उसके बाद में उसकी एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनीज को बनाया गया अलग अलग चीजों को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर सेटिंग अप ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, शॉर्ट में नाम क्या देंगे, CGTMSE। फिर स्मेरा रेटिंग लिमिटेड को बनाया गया। रेटिंग लिमिटेड, कल मैंने आपको बताया था सर, सिक्योरिटीज को रेट करने का काम जो है वो किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको शॉर्ट में आप CRA का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो सिडबी के एक सब्सिडरी कंपनी यहां पे बनाई गई जिसका नाम क्या दिया गया, स्मीरा। ठीक है, ये भी लास्ट में देखिए RA वर्ड जो है वो यूज किया गया है, जिसका मतलब क्या है, रेटिंग एजेंसी। ठीक है साहब। फिर बर्थ ऑफ द इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन सी कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर ये कौन सी बीमारी होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। ऑल्दो अगर मैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आएंगे तो वहां इसके बारे में बकायदा एक चैप्टर जो है वो आपको दिया होगा। सर कैसा होता है कि मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है, ये बैंक ने क्या किया, ये बैंक ने किसी भी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया, और मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया। अब यहां कॉमन सेंस की बात है कि आपकी जो ये कंपनी है इसको क्या करना होगा, इस लोन को रिपे करना पड़ेगा EMI वगैरह बना के। ठीक है, महीने भर की EMI रहेगी, साल भर की EMI रहेगी, वो आपको क्या करना होगा, रिपे करना होगा। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि क्या इस बात की गारंटी है कि ये कंपनी टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स को पे करती रहेगी? आंसर इज नो, कोई गारंटी नहीं है। काफी सारी ऐसी कंपनीज है, काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बैंक से पैसा ले तो लेते हैं, लेकिन जब चुकता करने की बात आती है तो वो आगे नहीं आता। हो सकता है या तो कंपनी जो है वो लायक ही नहीं है कि पैसा वापस चुकता कर सके, शायद इंसॉल्वेंसी में चली गई थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि जानबूझ के पे नहीं कर रही। अब पॉइंट ये है कि अगर आप बैंक के मेन काम की बात करते हैं तो बैंक का जो मेन काम है वो क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और पैसे को उधार पे देना। बट अगर कोई एक आधी कंपनी फ्रॉड निकल जाती है तो क्या बैंक उससे झगड़ा करते बैठेगा? और अगर वो करते बैठेगा तो क्या मैं कह सकता हूं, सबसे पहली बात, बैंक का टाइम खराब हो रहा है जिसमें आप अपना मेन बिजनेस जो है उसको कर सकते थे, किसी दूसरे बंदे को जाके लोन दे सकते थे या फिर किसी दूसरे बंदे से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे। बट आपने क्या किया, आपने डिफॉल्टर कंपनी पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट किया। क्या ये सही रहेगा आपके लिए? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में आपका जो ये बैंक है वो क्या कर सकता है, वो किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ARC। मतलब क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन सी कंपनी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर ये क्या करती है? बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर आप ये बैंक की बात करते हैं, इस बैंक की एक बैलेंस शीट बनती है। सर हर कंपनी की बनती है, इसमें नया क्या है? इस बैलेंस शीट के अंदर एक साइड में लायबिलिटी होती है और दूसरे साइड में क्या होते हैं बेटा, एसेट्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये बैंक ने 10 करोड़ रुपए का लोन इस कंपनी को प्रोवाइड किया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज काइंड ऑफ एसेट फॉर दिस बैंक? है ना? अरे भाई साहब उससे मुझे पैसा लेना बनता है, मैंने उसको पैसा दिया है, अब वो मुझे लौटाएगा। सामने वाले की यानी कि इस कंपनी की बात अगर आप करोगे तो इस कंपनी की लायबिलिटी है टर्म लोन के तौर पे कितना, 10 करोड़, उसकी लायबिलिटी है तो मेरा क्या है, एसेट है। एग्री करते हो इस बात? बोले हाँ सर। लेकिन एक सेकेंड सर, ये वाला जो एसेट है ये एक्चुअल में NPA हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। बताया था मैंने आपको इसके बारे में पहले। अगर ऐसा हो गया है तो भाई साहब
इस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको रिवाइव करना पड़ेगा, इसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए बैंक ने कहा कि मैं तो लफड़े में नहीं पड़ूंगा, एक काम करते हैं, अलग से एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रहेगा ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, और ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी हमारे बैंक को 10 करोड़ के बदले में मान लीजिए 9 करोड़ रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए? 9 करोड़ रुपए हमको दे दिए और कहा सर 1 करोड़ रुपए मेरा प्रॉफिट है क्योंकि मैं आपका रिस्क अपने सर पे ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो ARC होगी इसके पास में ये 10 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर होगा। मतलब ये एसेट जो कि लोन था इस कंपनी को दिया हुआ, ये उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया। अब ये ध्यान से सुनो सर, चूंकि बैंक से ये वाला लोन किसके पास आ गया? ARC के पास आ गया। मतलब बैंक के जितने भी अधिकार थे, जितने भी राइट थे, सारे के सारे राइट जो है वो वहां से उठ के किसके पास आ गए? ARC के पास आ गए। बराबर है। अब जो जो एक्शन आपका ये बैंक इस कंपनी के अगेंस्ट में ले सकता था, वो सारे के सारे एक्शन आपका जो ARC है वो इस कंपनी के अगेंस्ट में ले सकता है। अब सिड भी बैंकिंग वाला काम ही कर रहा है भाई साहब, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो डिफॉल्टर वाली कंपनीज के पीछे पड़ा रहेगा तो आगे डेवलपमेंट का काम कैसे करेगा? नहीं कर पाता। इसीलिए यहां एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? ISARC। ठीक है, दैट इज व्हाट? इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट किसका बेटा? बैंक वाला एसेट। इसको आप देख लीजिए, बनाना है तो बना लीजिए। ऑल्दो इसमें बहुत डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे पास में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल पढ़ेंगे तो उसमें अलग से आपका एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें कि आपको एक एक्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है SARFAESI एक्ट, जो कि 2002 का है। कॉल्ड इज व्हाट? सार्फीसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें इन डेप्थ जाके अपन क्या करेंगे? चीजों का डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? रेडी के साथ। उसके अलावा मुद्रा नाम की कंपनी जो है उसको सेटअप किया गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम उन्होंने कोई शुरू किया। फिर सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर का काम जो है वो भी शुरू किया। और MSME पर्ल्स एंड द क्राइसिड एक्स नाम से जो कंपनी है उसको भी उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया इन द ईयर 2018। ठीक है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ सवाल जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल एक बार अगर आप इसको ओवरथ्रू कर लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है साहब, उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपका है वो है रीजनल रूरल बैंक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे शायद मॉड्यूल में गड़बड़ हो गई है, हेडिंग जो है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया लेकिन टॉपिक उन्होंने यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया। कई बार होता है कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, हेडिंग बाद में आ गई और कंटेंट जो है वो पहले ही आ गया। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूरल रीजनल वाला बैंक है उसका हेडिंग यहां पे आना चाहिए, RRB। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा सर, RRB जो है वो भी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, बल्कि कौन सा बैंक है? पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा मेनली किसने किया होगा? गवर्नमेंट ने किया होगा। आगे चल के पढ़ेंगे भी। ठीक है, आगे चल के क्या, मैं अभी आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 50% शेयर्स है अगर आप इन बैंक्स की बात करते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे बैंक्स है उन्होंने भी 35% पैसा इस बैंक में लगाया हुआ है। किसमें? RRB में, जो कि रीजनल रूरल वाले बैंक्स होते हैं। ठीक है, एंड बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट की बात अगर आप यहां पे करते हैं तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका रहता है? तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, तो 50 ये, 35 ये और 15 ये, कुल मिला के कितना होगा? 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका है? यहाँ पे गवर्नमेंट का है। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ इसके बाद में इनका क्या होता है? रीजनल लेवल पे ये लोग काम करते हैं, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग रीजन्स रहेंगे वहां पे इनके बैंक जो है वो रहते हैं। दे मे हैव ब्रांचेस इन द अर्बन ऑपरेशन ऑल्सो। ध्यान से सुनिएगा सर, मेनली जो नाम है वो क्या है? रूरल। मतलब यहाँ पे जो बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है ये
फैसिलिटी कहां प्रोवाइड करेगा? रूरल एरियाज में प्रोवाइड करेगा। बट कभी कभार ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा सा जो अर्बन वाला एरिया है, जो रूरल के आसपास लगता होगा, वहां पे भी इसके ब्रांचेस मिल सकते हैं। वर्ड क्या यूज किया गया है? मे हैव। अंडरस्टूड? ठीक है साहब। नाउ अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो क्या क्या करता है? सब बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि नॉर्मल बैंक भी करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही करता है, अर्बन एरियाज में प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस हैं, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है? रोजगार योजना लेके आती है, बाकी सब चीजें करती है, मनरेगा के प्लानिंग जो है वो सब आती है। तो उसके थ्रू जो जनता को पैसा पहुंचाना पड़ता है रूरल एरिया में, वो पहुंचाने का काम करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी और यूपीआई फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं जिसे आप पैरा बैंकिंग फैसिलिटी के नाम से जान सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पैरा बैंकिंग फैसिलिटी? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एडिशनल वाली सर्विसेज है इनको कहा जाता है क्या? पैरा बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है। तो ये यहां पे प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सर छोटे छोटे लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो बैंक है वो है आपका आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। राइट। अब इसमें अगर मैं हमारी कंट्री में इसके हिस्ट्री की बात करूं, इंडिया में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सब बोले एक ना ऑर्डिनेंस पास किया गया था। कब? सर 26 ऑफ सितंबर 1975 की बात है। अब सर सबसे पहले एक सवाल आता है, ये ऑर्डिनेंस कौन सी बीमारी का नाम? तो ध्यान से, वैसे तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, बट फिर भी मैं यहां पे आपको एक सिंपल सी बात जो है वो बता देता हूं। क्या? कि सर अगर हमारी कंट्री में कोई भी कानून बनाना होता है, कानून का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? एक्ट। कोई भी एक्ट अगर बनाना होता है, उसको अगर लागू करना होता है, तो सबसे पहले इसका एक बिल बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? बिल। सर बिल का मतलब क्या होता है? सर बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट बनाना। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो ड्राफ्ट यहां पे बनाया जाता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है इनटू द पार्लियामेंट। कहां प्रेजेंट करते हैं? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है उसके दो हाउसेज हैं। एक है आपका राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका लोकसभा। राइट। तो ये दो जगह पे इसको क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा। और प्रेजेंट करने के बाद में दोनों ही जगह पे इस पर्टिकुलर चीज पे क्या होगा? डिस्कशन होगा और वोटिंग जो है वो करी जाएगी। अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स फेवर में आते हैं तो ऐसे केस में बोला जाता है कि आपका जो बिल है इट हैज बीन पास्ड इनटू द पार्लियामेंट। बिल को क्या मान लिया जाता है? पास्ट मान लिया जाता है। एंड फिर उसके बाद में जैसे ही ये यहां से पास होता है, फिर उसके बाद ये जाता है यहां से किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। और अगर आपका जो प्रेसिडेंट है वो उसको एसेंट दे देता है, मतलब उसके लिए अगर हां बोल देता है, तो कल तक जो चीज आपकी बिल हुआ करती थी वो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, फॉर एग्जाम्पल LIC एक्ट जो कि 1948 के अंदर आया था, फॉर एग्जाम्पल RBI एक्ट जो कि 1934 में आया था, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि 1949 में आया था। ठीक है। लेकिन सर जस्ट अ सेकेंड, यहां बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, सर क्या राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, सेशन जो बैठता है, या लोकसभा की जो मीटिंग होती है, सेशन जो बैठता है, क्या ये साल भर बैठता है क्या? नहीं साहब। हमने सुना है कई बार, हमने टीवीज में देखा है कई बार कि सर राज्यसभा और लोकसभा संसद भवन जो है वहां पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जहां पे मंत्री वगैरह आते हैं, एक दूसरे पे चप्पल फेंकते हैं, सॉरी मतलब डिस्कशन करता है। साल भर थोड़ी होता सर, सेशन होता है, विंटर सेशन, समर सेशन। ठीक है। 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 52 दिन का, डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक वहां पे डिस्कस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सर कभी कोई ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जिस टाइम पे पूरे साल भर आपके हाउसेस जो हैं वो सेशन में नहीं हैं, और ऐसे केस में अगर कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट वाली चीज को लॉन्च करना होता है, तो ऐसे केस में आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पास में स्पेसिफिक पावर होता है कि बिना इन लोगों के कंसेंट के क्या कर सकते हैं आप? प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है।
क्या पास कर सकता है? ऑर्डिनेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इन लोगों से होते हुए यहां पे आ रहा होगा तो उसे एक्ट कहा जाएगा, लेकिन अगर इन लोगों के बिना कंसेंट के, कंसेंट कहां से लेंगे? सेशन में ही नहीं है साहब। अगर सेशन में है तो पहले उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सेशन में ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी वाले मैटर्स के लिए ऑर्डिनेंस पास करेगा, लेकिन भले ही प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को पास किया होगा, बाद में आगे चल के जब आपका राज्यसभा और लोकसभा सेशन में बैठेंगे उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? यही टॉपिक को वापस उनके सामने रखना पड़ेगा और बाकायदा एक्ट जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो अगर आप यहां ध्यान से देख पाए, क्या हुआ? सब बोले ऑर्डिनेंस पास हुआ था कब? 1975 सितंबर में। फिर उसके बाद अगले साल 76 में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो बकायदा एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है? आरआरबी एक्ट 1976। ये समझ में आया? ऑर्डिनेंस जो था उसको क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया। बट मेन पॉइंट क्या है कि सर ऐसे बैंक्स को इस्टेब्लिश करना है, ये डिसाइड कब किया गया? जब ऑर्डिनेंस पास हुआ 75 में और अलग से एक्ट बनाया गया 76 में। ठीक है साहब। फिर उसके बाद सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबीज बनाए गए। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। ठीक है, 5 क्या बनाए गए? आरआरबी जो है उनको बनाया गया और देवर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी वर्किंग ग्रुप। किसके रिकमेंडेशन पे? नरसिम्हा कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन। सर 75 इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी वो टाइम पे। ठीक है, तो वो यहां पे किया गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं सर, 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कहां रहती थी? गांव में रहती थी, और वहां के डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई बैंक जो है वो चाहिए था जो उनको छोटे छोटे काम के लिए क्या करेगा? क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो एटलीस्ट वहां पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बोले ठीक है साहब। नाउ सबसे पहले अगर आरआरबी बैंक की बात आप करते हो, फर्स्ट वाला जो था, इट वाज प्रथम बैंक। कौन सा बैंक था? प्रथम बैंक, जिसका हेड ऑफिस जो है वो यूपी के मुरादाबाद में, राइट, जिसका ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितने का है? 5 करोड़ रुपए का था उस टाइम पे, राइट, एट इट स्टार्टिंग। फिर उसके बाद में जो बाकी बैंक थे उनमें से एक जो है उसको माल्डा इन वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया। माल्डा इन वेस्ट बंगाल, नाम क्या था? गौर ग्रामीण बैंक, विच वॉज द फर्स्ट आरआरबी इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्टर्न रीजन में जो पहला बैंक था आरआरबी वो कौन सा था? क्या नाम है उसका? सर गौर ग्रामीण बैंक, जो कि कहां था? वेस्ट बंगाल के माल्डा में। ठीक है, वहां पे एस्टेब्लिश उसको किया गया था। ठीक है साहब। स्टेक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना? 50%। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब दूसरा कोई भी बैंक जिसने आरआरबी के स्टेक को परचेज किया होगा उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक। उनके पास में कितना? 35%। ठीक है, और फिर बचता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास कितना? 15% कॉन्ट्रीब्यूशन उसका था। अंडरस्टूड द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि आज जितने भी आरआरबी हैं उनमें से कुछ को स्पॉन्सरिंग बैंक के साथ में क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप बात करते तो 56 आरआरबी है जो कि आज भी काम करते हैं, बट कितने बचेंगे? सिर्फ 38 या फिर उससे भी कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो बाकी बैंक्स के बारे में था कि कम बैंक्स का बड़ा बिजनेस रहे, ऐसा करना है, सेम ऐसा ही ऑब्जेक्टिव यहां पे भी इनका रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आरआरबी। जितने चीजों को मैंने रेड मार्क किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था, उतना ही आप लिख के नोट बना के अगर उसको आप याद करते हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसके बारे में? कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर अगर मैं अदर बैंक्स की बात करूं तो वो बेसिकली क्या है? काइंड ऑफ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, अगर मैं अदर बैंक्स की बात करता हूं, सर कौन से वाले बैंक? सर फॉर एग्जांपल अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, या फिर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, या फिर इवन अगर आप आरआरबी की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? सर बोले 50% ऑफ द स्टेक जो है वो किसके पास में? गवर्नमेंट के पास। मतलब अल्टीमेटली क्या है? सर कंपनी बनाई हुई है, सर कंपनी बनाई हुई है जिसमें कि शेयर्स होते हैं, और वो शेयर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है।
मतलब कल को जाके अगर ये बैंक आपका डूब जाता है तो ये बैंक के जो मेंबर्स होंगे उनको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा जितने रुपए के शेयर्स उनके पास में होते हैं। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सर ये ऐसे वाले बैंक हैं जो कि काइंड ऑफ एक कम्युनिटी के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो लोग इन बैंक्स के मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में इन्हीं मेंबर्स को फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बाकी बैंक्स की बात करोगे उनकी फैसिलिटी एक्सटेंडेड है, कोई भी बंदा आके फैसिलिटी जो है वो ले सकता है, बट अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो उससे क्या है, जुड़े हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, फार्मर्स। सिर्फ फार्मर्स के लिए क्या बना दिया, कोऑपरेटिव बैंक बना दिया। किसके पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे, सिर्फ फार्मर्स के पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे। किसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर वाला काम जो है वो करते होंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट। अब इसमें कुछ बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, ध्यान से सुनिएगा। सब बोले इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो कोऑपरेटिव बेसिस पे होता है, कंपनी के बेसिस पे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेगा, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बोले आप इसको दूसरे बैंक से डिफरेंशिएट करने की बात करें, कौन से बैंक, ज्वाइंट स्टॉक वाले बैंक जो कि कंपनी के तौर पे बनाए गए हैं, अगर उनसे डिफरेंशिएट करने की बात करें, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक्स के जो मेंबर रहेंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब सर चाहे आपने कितने भी रुपए के शेयर्स परचेज किए हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, बट जितनी लायबिलिटी कोऑपरेटिव बैंक की है उतनी ही लायबिलिटी किसकी होगी, आपकी भी होगी। मतलब बेसिकली यहां आपकी जो लायबिलिटी है वो कौन से वाली होगी, पर्सनल वाली होगी। गॉट इट। लेकिन वहीं पे अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक बैंक की बात करते हैं तो वहां पे आपकी जो लायबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स जो कि आपने क्या किए हैं, कंपनी में परचेज किए। और अगर उसमें भी आप पूरा पैसा दे चुके होंगे उस बैंक को, उस कंपनी को, तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी जो है एक्सटेंड ही नहीं होगी, उतनी रहेगी। गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर कोऑपरेटिव बैंक में चाहे आपके पास में कितने भी शेयर्स हों, कितने भी हो सकता है, आपने 1 लाख शेयर्स लिए हैं, 10 लाख शेयर्स लिए हैं, कितने भी शेयर्स लिए हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक में 1 मेंबर 1 वोट का फंडा होता है। 1 शेयर होल्डर मतलब 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, चाहे आपके पास में 1 लाख शेयर्स क्यों ना हो। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हो किसके बारे में, ज्वाइंट स्टॉक बैंक के बारे में, तो आपका जो वोटिंग राइट है वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने शेयर्स हैं। शेयर्स के बेसिस पे क्या रहेगा, आपका वोटिंग राइट रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये 2 बड़ी बातें हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बात, अगर बोले कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, जनरली कंसर्न विद द रूरल क्रेडिट। जो रूरल एरिया होता है वहां पे क्रेडिट पहुंचाने की कोशिश जो वो की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या अदर रूरल एक्टिविटीज हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं जॉइंट स्टॉक की बात करूं तो वो लोग उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर ट्रेडिंग का काम वो लोग करते हो। गुड्स को खरीदने बेचने का जो काम करते हैं वो ट्रेडर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। तो इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को पैसा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज मतलब बैंक्स करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं तो जो मेनली रूरल एरियाज होते हैं वहां पे छोटे छोटे कामों के लिए, एग्रीकल्चर वाला काम हो गया या फिर लघु उद्योग वगैरह जो हो गया, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करने का काम ये कोऑपरेटिव बैंक्स करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेडरल वाला होता है। सो व्हाट इज द फेडरल, फेडरल मतलब काइंड ऑफ कंबाइंड, ठीक है, या वी कैन से एसोसिएटेड। इंडिया के किसी भी कोने में ये बैंक होंगे बट आपस में क्या है, सब जुड़े हुए हैं। जो फार्मर कम्युनिटी के लिए है वो फार्मर कम्युनिटी के लिए ही रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, ज्वाइंट स्टॉक बैंक के बारे में, तो उनका स्ट्रक्चर कभी भी फेडरल नहीं होता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। और फिर उसके बाद में ये गांव वगैरह में लोकेटेड होते हैं, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। और जो आपके ज्वाइंट स्टॉक वाले हैं वो कहां पे रहेंगे, अर्बन एरियाज में रहेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। फिर आता है अगला पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एक कानून बनाया गया था जो 1904 में आया था। नाम क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904।
तो सबसे पहले जो इन बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया वो इस एक्ट के हिसाब से किया गया, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद पुराने वाले एक्ट को रिपील कर दिया गया, नया एक्ट जो है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। नाम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। उसके हिसाब से ये बैंक्स को क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन एक सेकेंड, इन बैंक्स को भी सबसे पहले सुपरवाइज करना जरूरी था, जैसे बाकी बैंक्स को भी करना पड़ता। इन बैंक्स का पैसा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे यूज किया जा रहा है, उस बात की ऑडिटिंग करने की रिक्वायरमेंट थी। और तीसरा, एंड टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, मतलब पैसा जो है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है, एक्चुअल में फार्मर्स तक पहुंच रहा है, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 3 टायर्स में काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टायर एक यूनियन वहां पे होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या रहेगा? एक यूनियन रहेगा जो ये इंश्योर करेगा कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ सुपरविजन का काम जो है वो यहां पे किया जाएगा बाय द यूनियन। दूसरा, द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब एक काइंड ऑफ सिंगल बैंक जो कि बाकी सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करेगा? देखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड तीसरा, प्रोविजनल बैंक। कौन से वाला बैंक? प्रोविजनल वाले बैंक, जो कि जो भी आपका असिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड पर्सन तक पहुंचाने का काम जो है वो करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। लेकिन अगर मैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक्स की बात करूं तो इवन 1951-52 तक, ध्यान से सुनिए, शुरू कब से हुआ था? 1904 से, बट तब से लेके लगभग 50 साल के आसपास चले गए, उसके बावजूद जो इनका कंट्रीब्यूशन था दैट वाज ओनली 3.1%। अगर मैं रूरल क्रेडिट की बात करूं तो रूरल क्रेडिट में इनका कंट्रीब्यूशन कितना था? सिर्फ 3.1% तक ही था, उसमें भी बाकी जो बैंक थे उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ करता था। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? स्ट्रक्चर। सर कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कौन से लेवल पे काम ये करते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे। लेकिन सर जैसा कि हमने पहले ही बात करी कि हमारी कंट्री की 60% ऑफ द इनकम वो जमाने में एग्रीकल्चरल से आया करती थी, मेजॉरिटी ऑफ द इनकम। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो एग्रीकल्चर का कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक था वो अभी भी मार्केट को क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था। गॉट इट? अब उसके हिसाब से बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, पूरे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया कौन सा? नॉन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट, द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन विच कैटर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, उसमें पूरे 3 टायर्स हैं वापस से। कौन सा? सबसे पहला, अगर आप टॉप की बात करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि स्टेट लेवल पे काम करेगा। किसी भी स्टेट के सबसे स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा जो बैंक रहेगा कोऑपरेटिव वाला, वो कौन सा रहेगा आपका? यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन ईच स्टेट। फिर उसके बाद में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हो तो वहां रहेगा क्या? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अगर आप विलेज लेवल पे बात करते हो तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, ये अगर आप शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो। लेकिन वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, अब ये ध्यान से, इसके ऊपर एक बकायदा चार्ट जो है वो आपका बन सकता है। क्या कहता है भाई साहब कि अगर आप बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ठीक है, तो 2 टाइप के बैंक्स यहां पे हमने बोले। एक आपका कौन सा? एग्रीकल्चरल, और दूसरा कौन सा? नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं तो इसको बोले फर्दर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? एक हो गया प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है, और दूसरा प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। राइट? अगर बोले शॉर्ट टर्म फाइनेंस के हिसाब से हायरार्की की बात की जाए तो सबसे बड़े लेवल पे जो है वो है आपका स्टेट
कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और इसके नीचे जो आएगा दैट विल बी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके भी जो नीचे आएगा दैट विल बी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। ये इसकी हायरार्की रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो इट इज डन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये कौन करेगा? ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो लोग यहाँ पे ये करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। अब इसमें अगर मैं इसके बारे में भी बोलना चाहूँ कि सर एग्रीकल्चरल वाले जो बैंक हैं दे फैसिलिटेट और दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी to promote एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, ये काम के लिए। और वहीं पे अगर मैं नॉन एग्रीकल्चर वाले की बात करूं तो ये क्या करता है बेटा? प्रोवाइड क्रेडिट फॉर वेरियस other activities in rural and semi-urban areas। कौन से एरियाज? रूरल एंड द सेमी अर्बन एरियाज। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। ये इन्होंने भी एक ऐसा काइंड ऑफ चार्ट जो है वो आपके सामने बना के दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे देखिए, अगर बोले आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स की बात यहाँ पे कर रहा है। पहले जो डिवीजन हमने किया था वो एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल बेसिस पे किया था। ये वाला जो कर रहे हैं ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें शायद आप ओनरशिप के बेसिस पे बात कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाले की बात अगर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लीज एग्रीकल्चर वाले सेंटर को भूल जाइएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये फर्दर 2 टाइप का हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। सब बोले वापस से, अगर आप बात करते हैं किसके बारे में? कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसको आप फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला कौन सा है? सेंट्रल वाला साहब, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो क्या बोला? ऑपरेट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करता है। और फर्दर बोले इसको भी आपको अगर क्लासिफाई करना है तो आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्दर 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहली, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या यूज किया गया यहाँ पे, स्पेसिफिकली यूनियन वर्ड जो है वो यूज किया गया। मतलब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे ना, सबका मिला के क्या कर लेंगे? एक यूनियन बना लेंगे। इस वर्ड से ही समझ में आता है कि ये जो आपका बैंक रहेगा इसके मेंबर्स कौन होंगे? दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स। मेंबर्स कौन होंगे? दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स। और वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है सर। जैसा कि वापस से वर्ड यहां पे बता रहा है कि कंट्रोल जो रहेगा वो मिक्स्ड होगा। मतलब शायद कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में भी कंट्रोल होगा और
इंडिविजुअल्स के पास भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे कहा जा रहा है कि मेंबर्स विल बी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली। मेन वर्ड यहां पे क्या है? ओनली। सिर्फ और सिर्फ वही लोग यहां पे क्या रहेंगे? मेंबर्स होंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेंबर्स कैन बी, members of this bank can be cooperative banks but as well as individuals also। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स है वो भी यहां पे क्या बन सकते हैं? मेंबर्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये समझ में आया क्या आपको? मैंने यहाँ पे अलग से आपको ये लिख के दे दिया। ठीक है, यही बात जो है नीचे में भी लिखी हुई है। अच्छा, इसमें लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी सोसाइटीज जो हैं उनको एफिलेटेड मतलब जुड़े हुए, रिकॉग्नाइज्ड वाले जो, ठीक है, उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन का जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल से 3 साल के बीच का रहता है। तो ध्यान से, सबसे पहली बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। दूसरी बात दे प्रोवाइड लोन टू एफिलिएटेड प्राइमरी सोसाइटीज। ठीक है, उसको देते हैं। और फिर उसके बाद में अगर बोले आप बात करते हैं लोन टेन्योर के बारे में, तो लोन का टेन्योर जो है वो 1 साल से लेके 3 साल तक का होता है। मतलब ये इतने टाइम पीरियड में जो आपने पैसा उधार लिया होगा इन बैंक से, इन कोऑपरेटिव बैंक से, ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको वापस उनको चुकता करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? समझ में आया क्या आपको? ठीक है साहब। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका आता है कौन सा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम जो है वो खुद ही बता रहा है कि स्टेट लेवल पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा? टॉप लेवल पे रहेगा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट वाली बात कि इनको आरबीआई से लोन मिलता है। ये देखिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। सब बोले नीचे में लोन प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो है उनको लोन एक्सटेंड करने के लिए या उनको असिस्टेंस एक्सटेंड करने के लिए इनके पास में जो पैसा आता है वो कहां से आता है? वो बोले आरबीआई से आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल वाले बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अगर वो लोग आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो उनको अगर 10% का इंटरेस्ट रेट लगता है तो इनको 8 या फिर 9% का ही लगेगा। मतलब ये कि इनको 1-2% की छूट जो है वो यहां पे मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान से इसका भी मैं अलग से लिख देता हूं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि कचरा ना हो यहां पे। क्या है नाम? स्टेट को ऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात क्या है? वर्क्स एट टॉप लेवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एट स्टेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड जो पॉइंट आपका है वो ये, दैट आरबीआई प्रोवाइड assistance to these banks to further the assistance to other cooperative banks एट लोअर लेवल। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आरबीआई
जो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इनको जो ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट विल बी एट लोअर इंटरेस्ट रेट बाय 1% टू 2%। अभी ध्यान रखिएगा, गलती से ये मत समझिएगा कि उनको 1-2% का इंटरेस्ट लगता है, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। इंटरेस्ट 1-2% कम लगता है, मतलब अगर बाकी बैंक को 10% लग रहा है तो इनको 8 या फिर 9 लगेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका कौन सा, स्टेट कोऑपरेटिव। फिर आता है कौन सा, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जो कि सबसे लोअर लेवल पे काम करता है। ये क्या कहते हैं, these offer credit services in the urban and the semi urban regions, thus they are not considered as a agricultural credit society। अभी ध्यान से सुनिएगा वैसा, इसके पहले अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो आपने यहाँ पे क्या कहा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहां पे आपने नाम क्या लिया है, माना कि स्टार्टिंग का नाम सेम है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, बट वो एग्रीकल्चर सोसाइटी था, ये कौन सा है, ये कोऑपरेटिव बैंक है। एंड चूंकि ये काम कहां कर रहा है, सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में कर रहा है, इसी वजह से इसको आप क्या नहीं कहेंगे, इसको आप एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से आप इसको नहीं जानेंगे, ठीक है। ठीक है साहब, अब इसके हिसाब से दे ऑफर क्रेडिट सर्विस इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, रिसीव कंसेशनल रीफाइनेंस, मतलब जैसा यहां पे मिलता है वैसा ही आरबीआई से एंड आईडीबीआई से इनको भी यहां पे मिलता है। और फिर आता है चौथा कौन सा, लोन डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि अपना एग्रीकल्चर के लॉन्ग उसके लिए था, मतलब लंबे फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं किसके बारे में, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स क्या करते हैं ये, सो दे प्रोवाइड फाइनेंस इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, एंड रिसीव रीफाइनेंस फैसिलिटी किससे, फ्रॉम आरबीआई एंड आईडीबीआई, कौन से रेट पे, एट कंसेशनल रेट पे, ठीक है। कंसेशन रेट पे वहां से बेनिफिट जो है वो इनको मिलता है। और फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इन्होंने यहाँ पे कवर किया है, चौथे वाला, दैट इज व्हाट, दैट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब इसकी बात करें तो पहले भी बात कर चुके हैं भाई साहब कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है तो ये वाले बैंक से किया जाता है, बट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। सबसे पहली बात, रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक अलग से अथॉरिटी है जिसका नाम क्या दिया गया है, नाबार्ड, जो कि अगेन काइंड ऑफ क्या है, बैंक है, बट इट इज अ नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा जो बैंक आपका रहेगा, एपेक्स बैंक जो रहेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसका नाम क्या है, नाबार्ड। सब पहले की बात अगर आप करोगे तो जो रेगुलेशन करने का काम था वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के पास था, बट यही वाली चीज अभी क्या कर दी गई है, नाबार्ड के पास में ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करता है, क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, फार्मर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये भी 3 लेवल पे काम करता है, वापस से प्राइमरी, स्टेट एंड द सेंट्रल, ठीक है। मतलब ध्यान से, अगर मैं यहाँ लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करूँ तो सबसे पहली बात इसके बारे में हम बता सकते हैं कि इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का रेगुलेशन जो है वो अब ज़्यादा है ऑन दीज बैंक्स
एज कंपेयर टू अर्लियर। पहले कम हुआ करता था, अब इसको ज़्यादा दे दिया गया। ठीक है, दूसरी बात ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फाइनेंस फैसिलिटी टू फार्मर्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, और अगर मैं इसकी भी बात करूं तो इसके नीचे भी हायरार्की जो है वो 3 है। मतलब एक तो बोले स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि आपका सेंट्रल रहेगा, सेंट्रल बैंक रहेगा, और तीसरा विलेज लेवल पे स्टेट, सेंट्रल, और तीसरा जो है वो आपका नाम क्या दिया गया यहाँ पे, प्राइमरी। मतलब विलेज लेवल पे आपका क्या रहेगा, ये प्राइमरी वाला रहेगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जो स्टेट वाला है इट विल वर्क ऑन द स्टेट लेवल। ठीक है, सेंट्रल वाला जो है इट विल वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर उसके बाद अगर ये प्राइमरी की बात करूं तो इट वर्क्स एट द विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो ये 2 चार्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिए, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। पहले ये वाला चार्ट, इसमें लगे तो आप इसी को ही यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से भी बता सकते हो कि 3 है करके। ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरा ये वाला चार्ट लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से।